सलमा एक खासी बेवकूफ़ और फौहर लड़की थी जिसकी शादी मोहम्मद अहमद से हुई थी। उसकी अपने सास ससुर से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि अगर उसकी सास उसको कोई काम कहती बेटा खाना बना लो, मोहम्मद अहमद घर आने वाला होगा। मैंने आज तक कोई काम नहीं किया और ना ही मेरे करने आते हैं और ना मैं करूँगी। मजबूरन उसकी सास को सारा काम खुद ही करना पड़ता। इस तरह सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद सलमा ने रूठ कर अपने खावंद के साथ अलग घर में रहना शुरू कर दिया। खुद तो वो काम करती नहीं थी, अपने शोहर से लड़ झगड़ कर उसने काम वाली रख ली। इत्तेफाक से उन दिनों शहर में एक ठगनी आई हुई थी जो कई घरों को लूट चुकी थी। मोहम्मद अहमद ने अपनी बेगम से कहा, सलमा, किसी अजनबी को घर में मत आने देना। सुना है शहर में ठगनी आई हुई है। जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हार आती जाती हूँ और उससे बेवकूफ़ों की तरह गप्पे लड़ाना शुरू हो जाती हूँ। बात को खींचो मत, मैं तो तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कि उस ठगनी से बचकर रहना। अगले दिन जब मोहम्मद अहमद अपने काम पर चला गया तो ठगनी एक हज्जन का भेष बनाकर इस गली में आई। इस मकार ठगनी ने औरतों को अपना नाम बुशरा बीबी बताया और अपने पास तरह तरह की चीज़ें रखा करती थी, जैसे एक सादा कपड़ा जिसे वो हाना काबा के गुलाब का एक छोटा सा टुकड़ा कहकर बेचती थी। सलमा ने जब अपनी काम वाली से इसके बारे में सुना तो काम वाली से बोली, गली से उठने लगी तो हज्जन को बुला लाना, हम भी कुछ खरीदारी कर लेंगे। बुशरा अपना काम खत्म करके सलमा के घर पहुंची तो सलमा ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। बुशरा ने बातों ही बातों में भांप लिया कि ये औरत बड़ी आसानी से लुट जाएगी। बुशरा ने पूछा, बेटी अपने बाल बच्चों शोहर का सुनाओ, कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या तुम घर में अकेली रहती हो? बाल बच्चे तो है नहीं, वो शोहर बिना होश ही रहते हैं, रात को घर भी लेट आते हैं। क्या बताऊं, जिंदगी में दुख ही दुख है। जब बुशरा जाने लगी तो सलमा बोली, फिर कभी चक्कर लगाइएगा। मेरी भांजी अलीपुर में रहती है, बहुत बीमार है, उसके इलाज से फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुम्हें मिल जाया करूँगी। अगले दिन बुशरा फिर आई और आज वो एक पंखा लेकर आई। सलमा बुशरा को देखकर बहुत खुश हुई और पूछा, ये पंखा कितने का है? वैसे तो बाजार में इसकी कीमत 2000 है, लेकिन मुझसे 500 का ले लो, बिकाऊ माल है। मेरी जानने वाली एक बेगम है, उसका मियाँ फौत हो गया है और अपने घर का सामान बेचकर वो गुजारा करती है। मैं अक्सर उसकी चीज़ें बेच दिया करती हूँ। इतना सस्ता पंखा देखकर सलमा की खुशी का ठिकाना ना रहा और इसने फौरन ही पंखा खरीद लिया। जो भी बिकाऊ चीज़ है पहले मुझे दिखाया करो। इधर उधर की बातें करने के बाद बुशरा ने 2 मोती निकाले और इसे सलमा को देते हुए कहा, इनमें से एक अपने बालों में रख लो और दूसरा अपने मियाँ के बिस्तर के नीचे रख देना, फिर देखना तुम्हारा खावन तुमसे कैसे मोहब्बत करने लगता। और अपने पास से ही मोतियों के बारे में झूठी कहानी बनाकर सुनाने लगी कि एक बहुत ही अमीर औरत थी जिसकी कोई औलाद ना थी। वो दिन रात परेशान रहती। एक रात उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और उन्होंने इन्हें हज करने को कहा। बीबी जी अगले ही दिन 500 लोगों को लेकर समुद्री रास्ते हज पर रवाना हुई। सफ़र के दौरान एक औरत ने शाह साहिब के बारे में बताया तो बेगम साहिबा ने जहाज़ को शाह साहब की रहाइश पर ले जाने का हुक्म दिया। बेगम साहिबा किनारे पर ही उतरकर पैदल पहाड़ पर चढ़कर एक झोंपड़ी में दाखिल हुई जो पहाड़ की चोटी पर थी। क्या ही नूरानी चेहरा था शाह साहिब का, खुदा के जिक्र में मसरूफ थे। हैरानी की बात तो यह है कि उनको बीबी जी के मसले के बारे में पहले ही मालूम था। उन्होंने बीबी जी को 12 मोती दिए जिसे लेकर वो घर वापस आई और उन्होंने एक अपने बालों में रखा मोती और दूसरा अपने शोहर के बिस्तर के नीचे रखा।
ठीक 1 साल बाद उनके घर जुड़वा बेटे पैदा हुए। बीबी जी ने 2 मोती मुझे भी दिए। फिर मैं अपनी पांजी के पास आ गई क्योंकि वो बीमार थी, वरना बीबी जी तो मुझे रुकने का कह रही थी। बुशरा के जाने के बाद सलमा ने एक मोती अपने बालों में रखा और दूसरा शोहर का बिस्तर ठीक करके उसके नीचे रख दिया। मोहम्मद अहमद जब अपने घर आया तो बिस्तर को सीधा हुआ देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह क्या बात है, आज तो बगैर कहे ही मेरा बिस्तर सीधा है और आज खुद भी तैयार होकर बैठी हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। सलमा बहुत खुश हुई और सोचा कि मोतियों का जादू तो काम कर रहा है और अपने हामन को बताया कि आज उसने 500 रुपये में पंखा खरीदा है। बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया? सलमा ने अपने हामन को बुशरा के बारे में बताया तो मोहम्मद अहमद बोला, ध्यान रखना कहीं चोरी का माल ना हो। खुदा करें हजन ऐसी नहीं है। देखो होशियार है ना, इस तरह के भेस में आजकल बहुत सी ठगनियां घूम रही हैं। आप तो हाँ शक करते हैं, मैंने आपको बताया है ना कि हजन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कई दिनों बाद बुशरा दोबारा सलमा के घर आई तो सलमा ने पूछा, जिस बेगम ने वो पंखा भेजा था आजकल वो कोई और सामान नहीं बेचती। बुशरा ने जब देखा कि सलमा तो और सस्ती चीज़ें खरीदना चाहती है और वो अब इसके जाल में फंस चुकी है तो वो बोली, बेटी अगर कोई अच्छी और नई चीज़ निकली तो तुम्हें लाकर ज़रूर दिखाऊंगी। अगले ही दिन बुशरा आई और अपने साथ एक सोने की अंगूठी लेकर आई और बोली, ये बेदन की है, मैं बिल्कुल नहीं जानती इसकी क्या कीमत है। रास्ते में एक सुनार की दुकान पर दिखाई थी तो उसकी तो जैसे आंखें ही खुल गई हूँ। 1 लाख की दे रहा था, लेकिन मैंने तो बेगम से 25,000 में ली थी। अभी तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अपनी कोई चीज़ बेच कर ले लो, नहीं तो आज ये बिक जाएगी। सलमा जाकर अपना सारा जेवर ले आई। जेवर देखते ही बुशरा बोली, ओहो कितनी बेकदरी से तुमने जेवर रखा हुआ है, किस तरह धूल मिट्टी इस पर पड़ी हुई है और हार का तो डोरा भी नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो धूल मिट्टी से सारा जेवर खराब हो जाएगा। तुम ऐसा करो इस सुनार के पास ले जाओ, वो तुम्हें सारे जेवर को साफ करके बिल्कुल एकदम नए की तरह चमका देगा। कौन डोरा डलवाए और कौन इस जेवर को साफ कर, मियाँ से कहती हो तो वो सुनने को तैयार नहीं। इसमें कौन सा मुश्किल काम है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा लाती हूँ और साथ में नौकरानी को भी भेज दो। 1-11 होते हैं, आजकल वैसे भी चोरों का बहुत ही डर है। बुशरा ने जेवर पर्स में डाला और नौकरानी को साथ लेकर सोनार की दुकान की तरफ चल पड़ी। अचानक आगे जाकर बुशरा रुक गई और नौकरानी से बोली, मुझे याद है गले का हार तो घर में ही रह गया है, जो भाग ले आओ। नौकरानी भागती हुई वापस आई और आकर कहने लगी, मालिकन, बुशरा कह रही है गले वाला हार घर में मेज़ पर ही पड़ा रह गया है, कहीं आपने संभाल तो नहीं दिया, मेज़ पर तो नहीं पड़ा हुआ। सलमा को होश आया और नौकरानी से बोली, अरे वो हचन को पकड़ो, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर घर भेज दिया और कहीं वो सारा जेवर लेकर गायब ना हो जाए। लेकिन तब तक बुशरा सारा जेवर लेकर फरार हो चुकी थी और सलमा पीछे बेचारी सर ही पीटती रह गई।